हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौमित्र सिंह है और आप सभी का सोनू सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पॉलिटी संविधान की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पॉलिटी के बेसिक्स से डीप में जाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन डीप उस पर आते हैं पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स पे, तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें वहाँ पर। उसके लिए हम अपने विचार यहाँ पर साझा करेंगे और मुझे जितना पता है वो तो मैं बताऊंगा ही। आपको अगर लगता है उस टॉपिक के बारे में आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हमारे बीच एक बेहतर कम्युनिकेशन लेवल जुड़ पाए। तो चालू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में संविधान क्या होता है, क्योंकि इसको जानने बगैर संविधान होता क्या है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संविधान हम बायलैंग्वेज चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आ पाए। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल लॉ ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री प्रिवेल्स। ये वह विधि है, वह सामान्य विधि है जिसके आधार पर उस राष्ट्र की सरकार काम करती है। अगर देखा जाए तो अगर एक सरकार किसी राष्ट्र में एक ग्रुप, एक सत्ता अगर किसी राष्ट्र में काम कर रही है तो वो किन आधारों पे काम करेगी और किन आधारों पे अपनी सत्ता का विस्तार करेगी, वो उन आधारों को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहाँ उस राष्ट्र की सरकार वहाँ पर सही तरीके से शासन नहीं कर सकती। संविधान इसलिए इम्पोर्टेंट है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री ऑन विच the government of that particular country prevails। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की प्रक्रिया चालू हुई ब्रिटेन में 1215 में 1215 AD में, जब वहाँ पर मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया गया। पहला देश जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना वो था ब्रिटेन, इंग्लैंड। 1215 में AD में वहां पर मैग्ना कार्टा नाम का एक कार्टर इंट्रोड्यूस किया गया। मैग्ना कार्टा, हम लोग कई बार इसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं या फिर मैग्ना कार्टा। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, मैग्ना और कार्टा। मैग्ना मीन्स होता महान, ग्रेट, और कार्टर मीन्स होता है एक ऐसा पत्र जो बदला ना जा सके। जो बदला ना जा सके। पत्र, ऐसा पत्र जो बहुत ही ज्यादा एडमेंट हो, जो बदला ना जा सके या फिर बहुत प्रयासों से बदला जा सके। तो मैग्ना कार्टा का साधारण मतलब यही था, अ ग्रेट कार्टर। कार्टर मीन्स होता पत्र, अ ग्रेट कार्टर, और एक महान अधिकार पत्र, ये मतलब होता मैग्ना कार्टा का। ज्यादातर तो है ना एग्जामों में इसकी डेट ही पूछी गई है 1215 की, कब इंट्रोड्यूस हुआ। मगर कभी अगर इसकी है ना आपसे इसका वर्ड का मीनिंग पूछ लिया तो इसका सीधा मतलब होता है एक महान अधिकार पत्र और अ ग्रेट कार्टर। 1215 AD में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तब इंग्लैंड के जो किंग थे वो थे किंग जॉन। 1215 में मैग्ना कार्टा के इंट्रोड्यूस होने के बाद किंग जॉन ने अपने जो राइट्स थे, जो उनके अधिकार थे, उनके एक राजा के तौर पर जो उनके अधिकार थे वो उनने लोगों के लिए, नागरिकों के लिए त्याग कर दिए थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है मैग्ना कार्टा कि 1215 में उनने अपने राजा होने के अधिकारों को लोगों के लिए उन लोगों के लिए छोड़ दिए थे कि लोगों का राज्य स्थापित करा जा सके। जो लोग चाहते हैं, जो जनतंत्र हो वो वहां हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने राजा के राइट्स को वहां पर दे दिया था। तो ये इसलिए ये मैग्ना कार्टा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1215 AD में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मीनिंग होता है एक महान अधिकार पत्र, और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब इंग्लैंड के राजा किंग जॉन थे। इसके बाद आते हैं कि है ना, ये तो हाँ पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना ब्रिटेन, मगर ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लिखित नहीं है, अनरिटन है। पहला लिखित संविधान
फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है अमेरिका, ये अमेरिका में बना। अमेरिका में दुनिया का जो पहला लिखित संविधान वो अमेरिका ने बनाया। और सबसे पहला संविधान की प्रक्रिया कहाँ चालू हुई? ब्रिटेन में। पहला लिखित संविधान अमेरिका में। ये दो चीजें याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया, संविधान की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, हम उससे बात करते हैं। संविधान की वैसे तो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है बनने की, मगर जो इसका फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, वो पहला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश काल में। वो स्टार्ट हुआ था जब ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस किया। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिशर्स लाए, तब से वो पहला स्टेप माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773? वैसे तो इसके डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, बस आपको इसका पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये संविधान प्रक्रिया का पहला चरण था हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में। क्या हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध में, इन दोनों वॉर्स में जो ब्रिटिशर्स थे वो विक्टोरियस रहे, जीत गए। और तो जब वो जीत गए तो उनका बंगाल के जो रीजन पे एक स्वामित्व स्थापित हो गया। उनका मतलब कि अधिकार हो गया बंगाल के रीजन में। जब उनका अधिकार हो गया बंगाल के रीजन में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट लाया गया 1773। इसका मेन रीजन यही था, जो कंपनी का राज है वो बंगाल रीजन में, जो कंपनी का राज है वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव पे कंट्रोल पूरा तरीके से अपना अधिकार कर सके। कंपनी के अधिकारों को हिंदुस्तान में परमानेंट कर सकते, इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। हालांकि इसके बाद इसमें बहुत सारे 1783, 84 में पिट्स इंडियन नाम का भी एक एक्ट आया। तो उसके बाद इसमें जो कमी रह गई थी उसमें हुआ, ऐसे कर करके बहुत सारे एक्ट आए। ये एक लंबी प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर लंबी प्रोसेस के बाद जो प्रेजेंट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूप में आया। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलते मतलब इसका जो आधारभूत ढांचा है वो नहीं बदल सकता, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आने वाली स्थितियों में भी बना रहता है। अगर वो कोई संविधान अगर बदला नहीं जा सकता तो वो आने वाली स्थितियों पे बना नहीं रह सकता, वो निरस्त हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत, वो हम आगे पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत यही है कि वो समय के अनुसार बदल सकता है, बस उसके आधारभूत ढांचे को हम नहीं बदल सकते। आधारभूत ढांचे को किस तरह नहीं बदलता वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसका मतलब, कि आधारभूत ढांचा नहीं बदल सकता फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, इसका मतलब क्या है वो आप आगे समझेंगे। तो इतना याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये फर्स्ट स्टेप था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। और उसके बाद उसमें कई सारे चीजें आती रही, बदलाव होते रहा। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये रूप में आया। आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कई रूप होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान के भी कई रूप होते हैं। वो रूपों के बारे में हम जानते हैं। आपका मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। पहला हम पढ़ेंगे जो सबसे जरूरी है, डेमोक्रेसी, जनतंत्र। डेमोक्रेसी क्या होता है? ये वो एक संविधान का वो रूप है जहां पर कोई भी सरकार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाती है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और वो लोगों के लिए होता है। फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल।
दैट इज डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है यहाँ पर, और वो लोग काम भी लोगों के लिए ही करती हैं, वो डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल आप सब जानते हैं, इंडिया। डेमोक्रेसी में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती हैं। इसमें जैसे कि फर्स्ट पहला जो पॉइंट अपन गौर करते हैं वो होती है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी ये दोनों एक ही साथ चलती हैं, एक ही कदम से कदम मिला के चलती हैं। जहां डेमोक्रेसी है वहां पर सॉवरेनिटी होगी, संप्रभुता होगी, और जहां पर संप्रभुता नहीं है वहां डेमोक्रेसी का कोई आधार ही नहीं होता। हम कह ही नहीं सकते कि वो डेमोक्रेसी है जहां पर संप्रभुता नहीं। संप्रभुता होती क्या है? अ पावर बाय विच पीपल कैन कंट्रोल देयर गवर्नमेंट, पीपल कैन कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। जहां पर लोग, जिस राष्ट्र के लोग उस राष्ट्र की सत्ता को नियंत्रित कर सकें वो कहलाती है सोवरेनिटी, संप्रभुता। कैसे कर सकते हैं? वो लोग गवर्नमेंट को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय वोटिंग राइट्स। ये तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वोटिंग राइट्स। डेमोक्रेसी में एक नागरिक के पास जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो उसका मतदान देने का अधिकार होता है। तो सोवरेनिटी ये मतदान के अधिकार होता है, मतदान के अधिकार से वो संप्रभुता उस देश में संप्रभुता लागू होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि लोग उस देश की सत्ता को नियंत्रित कर सकें बाय वोटिंग राइट्स, मतदान के अधिकार के द्वारा। तो ये दो चीज, एक सोवरेनिटी, संप्रभुता, वोटिंग राइट। तीसरा जो होता है डेमोक्रेसी में खासियत, इसमें एक फिक्स टेन्योर होता है, एक फिक्स पीरियड होता है कि इतने दिनों तक ये सरकार इतने दिन तक ये सरकार सत्ता में रहेगी, फिर इसके बाद फिर वोटिंग इलेक्शंस होंगे और वोटिंग होगी, और फिर जो सत्ता बनती है वो फिर जो सरकार बनती है वो सत्ता कायम करेगी। तो मतलब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसका एक फिक्स टेन्योर होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, उस सरकार का निश्चित समय सीमा होती है। अच्छा, निश्चित समय सीमा होती है, ये तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रल सिस्टम। जो इलेक्ट्रल सिस्टम होता है, एक चुनावी ढांचा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, चुनावी ढांचा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डेमोक्रेसी में, और ये होता ही है। उसके आगे देखा जाए तो डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर बोले गए, कुछ नहीं 4 पिलर्स हैं। वो पिलर कौन कौन से हैं बताता हूं आपको। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रणाली, और चौथा होता है जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र। अब इनमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका कानून बनाती है लेजिस्लेटिव, कानून बनाया उसने। कानून बनना ही सब कुछ नहीं होता, जब तक कानून पूरे अच्छे तरीके से लागू ना हो तो वो काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी प्रणाली। कार्यकारी प्रणाली क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उनको सही तरीके से लागू करना ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। टू एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव, ये होता है एग्जीक्यूटिव का काम। और जुडिशरी, ये तीसरा पिलर होता है। जुडिशरी का काम क्या होता है, ये चेक करना कि जो एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाए थे उनको, जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाए थे उनको एग्जीक्यूटिव सही तरीके से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर लागू करने के बाद कोई उस लॉ को नहीं मानता तो उस पर क्या कार्रवाई करी जाए, ये काम करा जाता है जुडिशरी के द्वारा। कानून बनाना लेजिस्लेटिव, उसको लागू करना एग्जीक्यूटिव, और उसको सही तरीके से लागू हो रहा है और सब लोग उस कानून को मान रहे हैं, ये काम करता है जुडिशरी। चौथा पिलर जो इकोनॉमी का होता है उसे कहते हैं मीडिया। ये शायद बहुत जरूरी पिलर होता है इकोनॉमी का। मीडिया क्या काम करता है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच, सरकार और नागरिकों के बीच एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शिता का काम करता है। मीडिया पारदर्शिता कि क्या कानून बने, इनके क्या लाभ हैं, और लोगों पे ये कैसे लागू हो रहा है, इससे लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही। ये भी नहीं तो सीधी बात है, जो है ना गवर्नमेंट के काम है
नागरिकों के हितों में, उनको नागरिकों को बताना ये मीडिया का काम होता है। पारदर्शिता रखना ये मीडिया का काम होता है। तो 4 पिलर हमारा हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। इन लोगों के बीच पावर सेपरेशन होता है। इन चारों पिलर्स के बीच पावर सेपरेशन का मतलब, पावर सेपरेशन आप सब एक ताकत का या फिर है ना अधिकारों का बंटवारा होता है। इन चारों पिलर के बीच इवनली होता है, सामान्य तौर पे होता है, जिसका जो काम होता है उसके आधार पे जैसा जिसका काम होता है उसके आधार पे उनको वैसे अधिकार दिए जाते हैं। तो पावर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट भी इन चारों पिलर्स में लागू होता है। जिसका जैसा काम उसको वैसे अधिकार दिया जाता है, उसको वैसी हक दिया जाता है या फिर क्या शक्ति दी जाती है उन कामों को पूरा करने के लिए। और ये जो पावर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है ये दिया है मोंटास्क्यू, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनने पावर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो काम को पूरा करने के लिए उनको कुछ शक्तियां भी प्रदान की जाती है। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपने सुना होगा, जिसकी जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उतना ज्यादा पावर या अधिकार दी जाती है। ये था डेमोक्रेसी। अब दूसरा हम जो रूप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है मोनार्क। इसे कहा जाता है राजतंत्र या फिर साम्राज्य। क्या होता है मोनार्क? नाम से समझ में आ रहा है, राजतंत्र, राजा का राज। एक राष्ट्र जहां पर एक राजा या क्वीन, एक राजा या रानी सत्ता पे रहते हैं। वो राजा और रानी, उसके हाथ में पूरे अधिकार होते हैं, सत्ता रहती है उसका। मगर ऐसा नहीं कि पूरे अधिकार राजा या रानी के हाथ में, उनका भी कुछ मंत्रिमंडल होता है, उनका भी एक अलग रूल करने का, एक सत्ता को चलाने का एक उनका नियम होता है उसके आधार पे। मगर वहां पर सबसे मेन कौन होता है? एक राजा होता है। जहां पर एक राजा या रानी है तो वो कहलाती है मोनार्की या फिर राजतंत्र। तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। इसे कहते हैं अधिनायकत्व या फिर एक नायकत्व, अधिनायकत्व। यहां पर क्या होता है? एक आदमी होता है डिक्टेटरशिप, वो तानाशाह जिसे कह सकते हैं, डिक्टेटर होता है। तानाशाह नहीं, खैर तानाशाह कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। डिक्टेटरशिप, वहां पर एक आदमी होता है, उसके हाथ में पूरे राष्ट्र के रिसोर्सेज होते हैं, पूरी शक्तियां उसके एक आदमी के हाथ में होती है। वो जो कहता है वो लॉ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। इससे पहले, नॉर्थ कोरिया से पहले भी एक एग्जांपल था इराक। ये दो एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया और इराक। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में अभी तानाशाह जिम योंग किम, और ये जो इराक में सद्दाम हुसैन, जब उनको अमेरिका से जो उनका विवाद हुआ था उसमें वो हमले में मारे गए थे इराक में सद्दाम हुसैन। तो ये दो एग्जांपल बहुत जरूरी है डिक्टेटरशिप के। इसका सीधा मतलब ये है कि एक आदमी के हाथ में उस राष्ट्र के पूरे संसाधन होते हैं। इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी वर्क्स। और मोनार्क, जहां पर एक राजा होता है या रानी होती है। अच्छा, मोनार्क में भी एक पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? वह राजतंत्र जिसने एक संविधान को अधिकृत कर लिया, एक संविधान को अपने ऊपर रख लिया, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब कोई राजा किसी संविधान को मानने लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रिटेन में भी रानी है वहां पर, मगर उनके ऊपर भी एक चीज है संविधान। उनने संविधान को माना हुआ है तो इसलिए वो
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहलाएंगे या फिर संवैधानिक राजतंत्र कहलाएंगे। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है चौथा, ये है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल सैन्य शासन, जहां पर सेना को पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, पूरे राष्ट्र में सेना का अधिकार होता है, उसे मिलिट्री रूल कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है म्यांमार। पांचवा कम्युनलिज्म, सामवाद। ये क्या होता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का वह रूप है, संविधान का वह रूप है जो सबसे ज्यादा चर्चा में या सबसे ज्यादा फिलोसफिकल टर्म है ये कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है सामवाद, जहां पर सब सामान्य, वही है कम्युनलिज्म, सामवाद। जहां पर रिसोर्सेस सबको बराबर बांटे जाए, हर चीज पे सबका बराबर अधिकार हो, उसे कहते हैं कम्युनलिज्म, सामवाद। अच्छा, सबका बराबर हक कैसा होगा या सब बराबर कैसे कब होंगे? तब होंगे जब वहां के पूरे संसाधन, वहां के पूरे रिसोर्सेज, वहां की पूरी भूमि पे किसका अधिकार हो? गवर्नमेंट का अधिकार। गवर्नमेंट का अधिकार हो और गवर्नमेंट सबके लिए एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखे, एक जो वितरण करते हैं चीजों का, उसके लिए एक सेम चैनल हो जो सबको बराबर बांटे, वो कहलाता है कम्युनलिज्म, सामवाद। वहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, वहां पर सब पब्लिक सेक्टर होता है। पूरे रिसोर्सेस पे, पूरे संसाधनों पे, पूरी भूमि पे किसका अधिकार होता है? पब्लिक, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट सबको समान वितरण करती है, इसीलिए इसे कहते हैं सामवाद। सामवाद एक बहुत बड़ा टर्म है, हालांकि अपने यहाँ हिंदुस्तान में इसको अलग रूप दिखा के इससे बताया जाता है कि ये गलत है, ये खराब है, ये खूनी क्रांति है। असल में देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा समानता का जो व्यवहार है, समानता का एक आइडियोलॉजी रखती है कि सबको बराबर मिलना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो और ना ही कोई एकदम भिखारी हो, सब बराबर हो। तो वो है कम्युनलिज्म। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी भी कम्युनलिज्म के बहुत ज़्यादा अधिकार हक में थे, जैसे कि आप जानते हैं भगत सिंह, वो कम्युनलिज्म, सामवाद को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता बनती हिंदुस्तान में, कम्युनलिज्म सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा कई बड़े बड़े फेसेस आपको पता होंगे जो कम्युनलिज्म की, जिनने अनुशंसा करी है, जैसे कि चे गुवेरा, ये सब कम्युनलिज्म के ही हक में रहे हैं हमेशा। कम्युनलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाए तो रशिया है, जो 1970 में कम्युनलिज्म, सामवाद की एक सरकार बनी वहाँ पर, वही आज भी वहाँ चल रहा है। वहाँ पर संसाधनों का समान वितरण होता है, पूरे रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कम्युनलिज्म से ज़्यादा जानना नहीं लगता जरूरी है, इतना ही बहुत है आपके लिए कम्युनलिज्म। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूप, जरूरी रूप। पहला पढ़ा हमने डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार, लोगों के लिए जो काम करती है, चुनी किसके द्वारा जाती है? उन्हीं लोगों के द्वारा। वोटिंग राइट सबसे बड़ा राइट होता है, मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। चुनावी ढांचा बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर इलेक्ट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव मतलब विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रणाली जो उस कानून को लागू करती है। चौथा जुडिशरी, जो कि ये देखती है कि है ना एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के बनाए हुए नियम एग्जीक्यूटिव सही तरीके से लागू कर पा रही है कि नहीं, और अगर उसे कोई लागू नहीं कर रहा है तो उसको क्या सही दंड देना चाहिए, लेजिस्लेटिव का काम होता है। चौथा प्लेयर मैंने आपको बताया कि मीडिया पारदर्शिता का काम करती है, सरकार और नागरिक के बीच एक ट्रांसपेरेंट कंटेंट का काम करती है, जो सरकार के बनाए गए जो योजना है वो उनका परिचय नागरिकों से करवाए। उसके बाद हमने देखा मोनार्की, जहाँ पर बताया कि राजतंत्र, जहाँ पर राजा या एक रानी का राज होता है, पूरे संसाधनों पर उस राजा या रानी का अधिकार होता है। तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। अच्छा, मोनार्क का दूसरा टर्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, जो राजा या रानी किसी संविधान को
एक संविधान की स्थापना कर लेते हैं अपने ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया ब्रिटेन। अगला मैंने बताया था आपको डिक्टेटरशिप, अधिनायकत्व या एक नायकत्व, जहाँ पर राष्ट्र के सारे संसाधनों पे एक और पूरे राजतंत्र, पूरे राष्ट्र में वहाँ के संसाधनों पे एक आदमी का अधिकार होता है, उसके पास पूरी पावर्स होती हैं, वही लॉ बनाता है, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया। फिर उसके बाद देखा था हमने मिलिट्री रूल, जहाँ पर सैन्य शासन, जहाँ पर जिस राष्ट्र में सेना का अधिकार होता है वो उसे कहते हैं मिलिट्री रूल। उसका एग्जांपल दिया था म्यांमार। पाकिस्तान भी उसका एग्जांपल है, मगर अभी वहाँ पर डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी को पलट के सैन्य शासन ने कब्जा किया है, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया कम्युनलिज्म, सामवाद, जहाँ पर पूरे संसाधनों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है और गवर्नमेंट उनका समान वितरण करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उन्हें कहते हैं कम्युनलिज्म। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूप। इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। भारतीय संविधान की पहला यही है कंस्ट्रक्टेड, रिटन एंड एक्सटेंसिव। कंस्ट्रक्टेड बनाया गया है, रिटन लिखा संविधान है। अमेरिका का संविधान भी पहला संविधान था जो लिखा गया था। ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया, वहाँ का अनरिटन संविधान है। इसराइल और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो लिखा गया संविधान है। और एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा संविधान है। लगभग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स के साथ ये बहुत बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हालांकि जो मैंने आपको ये बताया 395, अभी ये बढ़ गए हैं, पार्ट्स भी बढ़ गए हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। अच्छा, जो भारत में संविधान बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान की अनुशंसा पे। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया और इसकी अनुशंसा पे 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। किसकी अनुशंसा पे? कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? जुलाई 1946। 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ इसकी अनुशंसा पे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जिसके चेयरपर्सन थे सच्चिदानंद शर्मा। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें इसके परमानेंट प्रेसिडेंट जो बने, परमानेंट चेयरपर्सन बने, प्रेसिडेंट बने, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का चालू करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, और इस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या कैसे बना, क्या मेंबर्स थे इसकी, और उन मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।